स्टूडेंट से आज का जो हमारा टॉपिक है 10th जमात की बायोलॉजी। स्टूडेंट से इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में कि कोऑर्डिनेशन यानी कि ये बाहमी रबत का जो मामला है वो क्या होता है। एक जो है इंसान जब कोई हरकत करता है तो उसमें कोई एक मसल या टिश्यू हिस्सा नहीं ले रहे होते, हज़ारों मसल्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं। मसलन आप लोग दौड़ रहे हैं, उसमें जस्ट आपके टांगें मूव नहीं कर रही, आपकी आंखों के मसल्स, आपके बाजुओं के मसल्स, ब्लड फ्लो और आपके जो है ना हार्ट बीट वगैरह हर चीज़ उस एक एक्टिविटी के अंदर काम चल रहा होता उसका। तो ये तमाम जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं इंसानी बॉडी के, ये बाहमी एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सुन नहीं रहा, मैं सुन रहा हूँ तो मैं खा नहीं सकता, मैं खा रहा हूँ तो मैं देख नहीं सकता। ये तमाम काम जो है ना ये एक यूनिट की फॉर्म में हो रहे होते हैं। तो वो एक बाकायदा सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, रबत का निज़ाम। उस रबत के निज़ाम के तहत ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो आज हमने ये रबत की बात ही पढ़नी है कि सर ये एक रबत के निज़ाम के कौन कौन से अज्जा हैं और एक रबत के कोऑर्डिनेशन की कितनी इकसाम होती हैं। तो उसी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन जो होती है इसकी अक़साम क्या होती हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेशन की दो बेसिकली अक़साम होती हैं। तो दो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये दो बेसिक इसकी अक़साम होती हैं जिसमें हम लोग इसके मुख्तलिफ अज्जा के बारे में भी बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन की दो बेसिक अक़साम हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये दो अक़साम हैं, बाहमी रबत के निज़ाम की दो अक़साम हैं हमारे पास। अब दोनों के अज्जा के बारे में कंपैरेटिवली हम लोग बात करेंगे कि ये हम आहंगी का जो निज़ाम है ये दो किस्म का होता है, पौधों और जानवरों के अंदर। तो हम कहते हैं कि ये बाहमी हम आहंगी में जो तमाम सरगर्मियाँ परफॉर्म हो रही होती हैं किसी जानदार की बॉडी के अंदर, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो सर ये पौधों में कोऑर्डिनेशन ज़रा और तरह होती है और जानवरों में कोऑर्डिनेशन ज़रा और तरह होती है। तो जो जानवरों के अंदर होती है वो नर्वस और केमिकल दोनों होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जानवरों में दोनों कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस भी और केमिकल भी। पौधों में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको आएगा, पौधों में सिर्फ यही होती है, पौधों में सिर्फ ये होती है केमिकल। ये एक ही होती है। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपने अपने ध्यान में रखना है कि सारे पौधों में कौन सी होती है, जानवरों में ये कोऑर्डिनेशन की कौन सी किस्म होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो अमल है उसके बेटा 5 अज्जा। इस सवाल जो मूजी में सवाल आया था उस बंदे ने पूछा कोऑर्डिनेशन के कितने अज्जा होते हैं, 2, 3, 4, 5। ये आपने ध्यान में रखना है जी, 5 अज्जा होते हैं कोऑर्डिनेशन के। जो है ना हमारे अज्जा जो हैं वो बेटा 5 होते हैं। उसमें सबसे पहला जो है बेटा वो है आपका स्टिमुलस। मैं चंद अल्फाज के साथ ही ये बातें करके आगे निकलता जाऊंगा कि बेटा पहला है स्टिमुलस, इसे मुहर्रक बोलते हैं उर्दू में।
कि ऐसी कोई चीज जिसको देख के बंदा असर ले। माहौल में बैरूनी और अंदरूनी माहौल में कोई ऐसी चीज जिसको छू के, जिसको महसूस कर सके बंदा। बंदा को बाहर कत्ल होता बंदा देख लेता है, जहाँ कोई शरारत करता हुआ लड़का देख लेता है, जहाँ चुगली करता हुआ लड़का देख लेता है, बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर उसका असर आता है। कोई नमाज पढ़ता है, वो अच्छा काम कर रहा है बंदा, वो जिसका असर बॉडी के ऊपर आए वो बेटा स्टिमुलस है। कोई बू आ रही है, खुशबू आ रही है आपको, वो तमाम चीज़ें स्टिमुलस है। इसको ब्रॉड वे में देखना है कि हर वो माहौल में चीज़ जिसका आप असर ले सकते हैं उसको आप लोग स्टिमुलस या मुहर्रक बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि सूरजमुखी का फूल है, वो सूरज जिधर को जा रहा है उधर का मुंह करता जा रहा है। शुई मुई का पत्ते होते हैं, पौधा, उसको आप हाथ लगाएं तो बंद हो जाते हैं। तो वो आपके जिस्म का टेम्परेचर होता है जिसको वो महसूस करता है। सूरज का फूल सूरज की तरफ मुंह करता है तो वो सूरज की लाइट उसके लिए स्टिमुलस होती है। आप लोग देखते हैं कि बेशक गमला आप लोगों ने टेढ़ा रखा हुआ जमीन के ऊपर, तो पौधा ऐसे ऊपर को हो जाता है। वो पौधे का इस तरह ऊपर को हो जाना वो स्टिमुलस है लाइट के लिए। जड़ें आप लोग किसी कुएं के किनारे के ऊपर पौधा लगा हुआ है तो जड़ हमेशा नीचे को आ रही होती है, बेशक वो बढ़ के कुएं के अंदर चली जाती है। या वैसे पौधा लगाया हुआ तो जड़ जिधर भी पौधा आप रखेंगे जड़ नीचे को जाएगी। ये बहुत लंबी डिटेल है बॉटनी की, यानी बात करने का मकसद है कि जो स्टिमुलस है उसकी तरफ कोई ना जो भी कोई चीज, कोई जानदार है या जानदार का हिस्सा है वो मूव कर जाता है। तो अगर आप साइकोलॉजी के व्यू से इसको देखेंगे तो फिर और स्टिमुलस होते हैं। जब बायोलॉजी के रूप से देखेंगे तो फिर उसके बहुत छोटे छोटे स्टिमुलस होते हैं। एक घर में बहन भाई कजन डॉक्टर हैं, 24 घंटे डॉक्टरों की बातें होती रहती हैं, तो बंदा कहता है मैंने भी डॉक्टर बनना है। घर में आप कारोबार की बातें करते रहे तो वो कारोबारी बातें होंगी, बंदा कहता है मैंने कारोबार करना, पढ़ना नहीं। जिस तरह यानी माहौल भी एक स्टिमुलस होता है। आप मौलवियों के साथ, तबलीगी जमात के साथ 40 दिन का चिल्ला लगाने वाली बातें करनी स्टार्ट कर दें तो आपका दिन भी उस तरह बन जाएगा, वो भी एक स्टिमुलस है। तो बेटा ये बात हो रही है कि एक गूंगा है, उसको छुएंगे तो वो भी उसे छूने के लिहाज से अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो मेरा छूना जो है वो स्टिमुलस है। सूरजमुखी के फूल की बात की है, और ये छूना, रोशनी वगैरह तमाम ऐसे अनासर हैं जो जानदार में एक रद्द अमल पैदा करते हैं। इन अनासर को स्टिमुलस कहते हैं। वाहद स्टिमुलस जमा स्टिमुलाई। स्टिमुलस से मुराद है माहौल, बैरूनी या अंदरूनी। बात ये नहीं रखो, ये दोनों माहौल में होती है, बैरूनी माहौल में भी और अंदरूनी माहौल में भी कोई तब्दीली आ सकती है। कहता माहौल में होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा करे। माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा करे, जो जानदार में रिस्पॉन्स पैदा करे, रिस्पॉन्स उसे बोलते हैं बेटा आप लोग स्टिमुलस। अब सर किसी जानदार के बैरूनी या अंदरूनी माहौल में होने वाली तब्दीली, एक बंदा वो तो बीपी लो आ डिगिया पिया, उन्होंने टीका लगता, वो अंदर टीका जाता, उठ के बैठता, दिल की दर्द हो रही है कंट्रोल तो बाहर आ, उन्होंने टीका लाते बेहोश 6 घंटे वास्ते बेहोश हो जाता। वो की आ अंदरूनी माहौल में तब्दीली आई है और जिस्म ने उसको जज किया है, उसका रद्द-ए-अमल दिया है। बैरूनी माहौल वाला लहदा होता है, अंदरूनी माहौल वाला लहदा होता है। आप मालिश करते हैं जिस्म के ऊपर, वो स्टिमुलस है, आपको जिस्म की सीना ना स्टार्ट हो जाता है। कोई और काम जो बाहर के माहौल से हो, बाहर धूप में बैठ जाए आपको सीना ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोर में बैठ जाए आके सर्दी में बाहर निकल जाए तो आपको बाहर के माहौल की सर्दी गर्मी वो स्टिमुलस है, आप बाहर से महसूस कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है माशरे में, आपकी आंखों में आंसू आए थे देख के, आप बाहर के माहौल को जज करते हैं और आपके अंदर आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर बंदा जा रहा था, दूर से कहते हैं आप भी वो दुपट्टा उठा लो, ये भी स्टिमुलस है। आपके दिल में दर्द होता है यार कोई नुकसान ना हो जाए, स्टैंड नीचे होता है, आप दूसरे भाई स्टैंड उठा लो, ये स्टिमुलस है यार किसी का नुकसान ना हो जाए। अगर आप स्टिमुलस की डेफिनेशन की तरफ निकले तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी है। मैंने कहा बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और है,
साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और है, स्विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन और है। बात एंड के ऊपर यही खत्म होगी बेटा कि माहौल का कोई भी तब्दीली बैरूनी अंदरूनी माहौल में जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं और इसको महसूस करके तो रद्देमल शो करें, वो बेटा आपका स्टिमुलस होता है, मुहर्रिक होता है। मिसालें उसकी बेटा सर्दी, दबाव, आवाज, गाना सुन के बंदा झूमना स्टार्ट कर देता है, एक्शन सुन के बंदा अफसरदा हो जाता है, लूने वाला उसका गाना सुन के बंदा अफसरदा हो जाता है। तो मकसद बात करने का है कि ये जो सुरीली आवाज है, अच्छी आवाज है, आप देखते हैं कि बंदा नात फानी करता है, उसकी नात सुन के बंदे झूमना स्टार्ट कर देते हैं, कवाली के ऊपर कुछ झूमना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी स्टिमुलस है। तो केमिकल की मौजूदगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होने वाले इन्फेक्शंस, ये भी बेटा आपके जो स्टिमुलस ही है। आवाज की लहरें, केमिकल की मौजूदगी, आप लोग फॉग सूंघते हैं, आपकी बॉडी में वो तब्दीली आ जाती है, ये केमिकल है। आप होशी, आपको मुंह के आगे रुमाल लगाते हैं, होश हो जाते हैं आप लोग, ये भी केमिकल है। केमिकल की मौजूदगी की वजह से आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आता है। या किसी बंदे का सांस रुका हुआ, आप इनहेलर लेते हैं तो आपकी सांस चलना स्टार्ट हो जाता है, भी स्टिमुलस है आपका। अगला बेटा दूसरी बात ये आती है कि सर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। नंबर 2, रिसेप्टर्स वसूल कनिंदा जिस्म दे ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੱਕ ਵਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਲਦ ਵਾ ਛੂਲੇਗੀ, ਕੰਨ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨੇ। कोऑर्डिनेशन सिस्टम का दूसरा हिस्सा वा बेटा आपका रिसेप्टर, मखसूस आर्गन, टिश्यू, सेल्स जो स्टिमुलस का पता लगाते हैं। मखसूस बेटा आर्गन, सेल्स, टिश्यूज कोई भी हो, क्या कर सके, जो स्टिमुलस का पता लगाते हैं, स्टिमुलस का पता लगाते हैं, वो बेटा आपके रिसेप्टर्स होते हैं। हर वो सेल, टिश्यू, कोई बॉडी का ऑर्गन जो स्टिमुलस को, मुहर्रिक को महसूस कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। मिसाल बेटा उसकी है कान, आंख, नाक। जी ये आपके रिसेप्टर्स हैं। ये ऐसे ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, सेल हैं जो स्टिमुलस की मखसूस अक़साम को मालूम करते हैं। ख़ास खुशबू के लिए आपका नाक है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आपकी आंखें। बेटा ये रिसेप्टर की भी एक हद होती है जहाँ तक उसने सुनना है, देखना है, चखना है, सूंघना है। बाज़ चीज़ें ऐसी हम देख नहीं सकते, बाज़ चीज़ें ऐसी हम चख नहीं सकते, बाज़ चीज़ें आवाज़ें ऐसी हम सुन नहीं सकते। उसकी एक लिमिट है। इंसान के सुनने, चखने, देखने की लिमिट अपनी है और जानदार की अपनी है, हर एक की अपनी अपनी है। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आवाज़ सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कितनी आवाज़ सुन सकता है। आप अपनी जुबान से बोलते हैं, परिंदे और तरह बोलते हैं, आप और तरह बोलते हैं, गधा, भैंस, बकरी वो और तरह बोलता है, उनकी आवाज़ें और हैं। है तो तमाम में जुबान ही है ना, रिसेप्टर ही है। आप बकरी या जितना मर्जी गोश्त डालते हैं, वो गोश्त चखती नहीं, उसकी जुबान होती है। ये लिमिटाइज किया हुआ है नेचर ने। आगे बेटा है आपका कोऑर्डिनेटर। तीसरा है कोऑर्डिनेटर। बेटा यानी कि एक कंट्रोल सेंटर कह लो इनू। कोऑर्डिनेटर होता है, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारा जो है ना, ये एक जुज है कोऑर्डिनेटर, जो रिसेप्टर से मालूमात लेता है और सोचता है कि अब मैंने क्या करना है, फिर आगे मालूमात देता है, भाई आप ऐसे कर लो। मसलन बू आ रही है तो आपने सूंघा, और सूंघने के बाद दिमाग ने उसको लिया, यार ठीक है बू अच्छी है, खुशबू है, क्या है, अच्छा खाना पका हुआ है, बासा है, कौन सा है, मजीद सूंघना चाहिए कि मुंह भरे कर लेना, आपने कपड़ा मुंह के आगे रखना है। कोई चीज़ देखने वाली है, देखनी है कि नहीं देखनी,
ठीक है। ये जो रिसेप्टर की मालूमात रिसीव की हुई होती हैं उनका जायजा लेने वाला जो एक अजू होता है, मालूमात को पढ़ने वाला अजू जो होता है, जिसने फैसला लेना होता है कि आगे क्या करना है, वो बेटा आपका कोऑर्डिनेटर होता है, जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करता है। रिसेप्टर से मालूमात वसूल करता है। नाक ने, आपने नाक ने ना सूंघा है, आंख ने देखा है, देख के दिमाग को कहा कि मैंने ये चीज देखी, ये सूंघी, ये चखी, ये छुई है, ये सुनी है। वो रिसेप्टर ने बात बता दी दिमाग को, और इनका पैगाम मखसूस आर्गन को भेज देते हैं। रिसेप्टर का इनका पैगाम मखसूस आर्गन को भेज देते हैं। अच्छा, ये भेज देते हैं ताकि मुनासिब एक्शन लिया जा सके, ताकि मुनासिब एक्शन लिया जा सके। बेटा दिमाग और स्पाइनल कार्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर है। ये एग्जैक्टर में सवाल आया हुआ है, स्पाइनल कार्ड ये क्या है? ये बेटा कोऑर्डिनेटर है आपका, कोऑर्डिनेटर। बात ध्यान में रखनी है आपने। ये न्यूरॉन के जरिए नर्व इंपल्स की शक्ल में मालूमात लेता है और पैगाम भेजता है आगे। न्यूरॉन के जरिए मालूमात लेता है, न्यूरॉन के जरिए भेजता है। ये बताऊंगा आगे जाके आपको कि कौन सी न्यूरॉन दिमाग को मैसेज देती हैं, कौन सी न्यूरॉन दिमाग से मैसेज वापस लेके जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आती है दिमाग तक, आंखों से, नाक से, कान से, जिल्द से, जुबान से, और मोटर न्यूरॉन वापस लेके जाती है मैसेज को। ये बताऊंगा आगे जाके आपको इंशाल्लाह। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर दिमाग स्पाइनल कॉर्ड है। नर्वस कोऑर्डिनेशन लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन साजी केमिकल कोऑर्डिनेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੀ ਆ? बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो जैसे प्लांट्स के अंदर होती है, जानवरों में दोनों होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो अपने कोऑर्डिनेटर है बेटा वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने अभी लफ्ज एक्सोक्राइन नहीं बोला, एंडो बोल रहा है। बताऊंगा आगे जाके एंडो और एक्सो में फर्क क्या होता है। ये थूक निकल रहा है, पसीना निकल रहा है आपका, ये दूध भैंस का दूध निकल रहा है, ये कौन से ग्लैंड है? ये बताएंगे आगे जाके आपको कि कौन से ग्लैंड है, एंडो है या एक्सो है। बराबर एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा जो कोऑर्डिनेटर का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है केमिकल कोऑर्डिनेटर में। और ये केमिकल की शक्ल में मुख्तलिफ तरह के मालूमात बाहर से लेते हैं और हार्मोन खून में खारिज करते हैं। बात याद रखो, ये हार्मोन बताऊंगा ये क्या होता है, पेपर में सवाल आया हुआ था। हार्मोन क्या है? ये खून में खारिज किया जाता है। आम जिल्द के ऊपर खारिज नहीं करते, दायमाई नहीं निकालते, इसको खून में खारिज करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर का काम जो है बेटा वो कौन कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मुख्तलिफ केमिकल को बाहर से वसूल करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हार्मोन खारिज करते हैं जो खून में खारिज करते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हार्मोन हमेशा खून में खारिज होता है। भैंस का दूध आप दोते हैं तो हल्का सा इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन, वो आप उसके खून में देते हैं। उसके नतीजे में दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है 2 मिनट के बाद। ये खून के अंदर मामला चल रहा होता, गोश्त में नहीं होता। अगली बात है बेटा आपकी, अफेक्टर्स क्या हैं? ये वो जिस्म के हिस्से होते हैं जो रद्द-ए-अमल शो करते हैं। मालूमात ले ली आपने, नाक से दिमाग तक आ गई, रिसेप्टर ने कोऑर्डिनेटर को दे दिया। अब कोऑर्डिनेटर ने किया फैसला कि अब आपने क्या करना है, वो अब किसने करना है, क्या करना है, वो रिस्पॉन्स है। किसने करना है वो बेटा फैक्टर है।
मुझे गर्मी लग रही है, मुझे मुझे सर्दी स्टार्ट होगी, मुझे वो कब कभी स्टार्ट होगी, मसल्स जो मेरे हैं वो कांपना स्टार्ट हो गए। मसल्स मेरे अफेक्टर्स हैं। मैंने देखा अच्छा खाना है, मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरा सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो मेरे अफेक्टर्स हैं। निकलना थूक वो रिस्पॉन्स है। थूक जो है या पसीना है या मसल्स हैं वो अपने अफेक्टर्स हैं। जिस्म के वो हिस्से जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगाम वसूल करते हैं और रद्द-ए-अमल जो करते हैं। जिस्म के वो हिस्से जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगाम वसूल करते हैं और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। ये बेटा फैक्टर्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप बात याद रखिएगा सर, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। कहता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स जो है ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटर्स से पैगामात को मसल्स और ग्लैंड तक ले जाती हैं, जो फैक्टर का काम करती हैं। सर दिमाग तो स्पाइनल कॉर्ड तो न्यूरॉन निकलदियां वा, वो पैगाम नूं लैके जांदियां वा अफेक्टर तक, मसल्स तक, ग्लैंड तक, थूक तक, फिर निकलना स्टार्ट करो, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाए। कौन लेके जाती है? न्यूरॉन्स। कहां तक लेके जाती हैं? मसल्स और ग्लैंड तक। किसमें? नर्वस कोऑर्डिनेशन में। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन आगे पीछे चीज को लेके जाता है? हार्मोन्स को कोऑर्डिनेटर से पैगामात को वसूल करके वो टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं, जो कि फैक्टर का काम करते हैं। हार्मोन्स कितों निकलते? बाडी के विच मुख्तलिफ जगह हार्मोन बंदे पाए जाते हैं, ਉਹਦੇ सोर्स वा हार्मोन लेके जाते हैं आगे पीछे। हार्मोन निकलते हैं, ये अपना काम करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन कोऑर्डिनेटर से पैगामात को मखसूस टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं ताकि फैक्टर का काम हो सके। कुछ हार्मोन के लिए फैक्टर न्यूरॉन है, जिस तरह मैंने बताया था ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। पेशाब खारिज नहीं करना तो वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन खारिज कर दें, वो नेफ्रॉन के ऊपर जाके असर करेगा और पेशाब आपका नहीं आएगा पानी की कमी की वजह से। कुछ मतलब के जगह के ऊपर फैक्टर जो हैं हार्मोन के फैक्टर वो न्यूरॉन है, हड्डियां हैं, जिगर है, नेफ्रॉन है, और हड्डियां और जिगर ये बेटा अफेक्टर्स हैं। किसके लिए? हार्मोन्स के लिए। विटामिन डी है, वो आप दूध मक्खन घी लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियों के ऊपर असर आता है, वो आपके अफेक्टर्स हैं। नेफ्रॉन के ऊपर असर आता है हार्मोन्स का, वो आपके फैक्टर्स हैं। एक बंदे का कद लंबा हो जाता है, कद छोटा हो जाता है, बताऊंगा आगे जाके, वो हार्मोन निकलते हैं। दाढ़ी मुझे टाइम पे आ जाती हैं, लेट आती हैं, हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं। कहाँ असर करते हैं? हड्डियों के ऊपर। कहाँ असर करते हैं? आपके जिगर के ऊपर। कहाँ असर करते हैं? नेफ्रॉन के ऊपर। इनके लिए हार्मोन के फैक्टर्स कौन से हैं बेटा? वो हैं आपके नेफ्रॉन, जिगर या हड्डियां। और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के फैक्टर्स जो हैं वो मसल्स हैं, वो ग्लैंड्स हैं। आगे है बेटा आपका रिस्पॉन्स। अगला मेरा मामला है कि सर इसने जो रद्द-ए-अमल शो करना अफेक्टर्स ने, मसल्स ने, कि क्या करना, उसने शिवरिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, पसीना खारिज करना स्टार्ट कर देना है, थूक ने मुंह से निकलना स्टार्ट कर देना है, सलाइवे ने क्या करना है। तो उसमें ये वाला मामला आ जाता है कि ये रिस्पॉन्स होता है। कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर फैक्टर्स अमल करते हैं। कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर अफेक्टर्स रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं।
बेटा वो रद्द अमल का नाम रिस्पॉन्स है। मिसाल के तौर पर बहुत गर्म चीज के ऊपर आपका हाथ लगा है, आपने हाथ पीछे कर लिया। सूरजमुखी का फूल है, वो सामने देखता है बेटा, आपको सूरज की तरफ मूव करता है, वो उसका रिस्पॉन्स है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में फौरी अमल होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में दुरानिया जरा देर से होता है। नर्वस में तेज होता है बेटा, नर्वस में कोऑर्डिनेशन में तेज रद्द अमल होता है, केमिकल में जरा देरपा होता है। आहिस्ता होता है रद्द अमल और देरपा होता है। ये हार्मोन निकलते, दाढ़ी कौन सी सुबह हार्मोन खा रही हो तो दोपहर को निकल आती है? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। भैंस दूध देती है, ये नहीं है कि आज पैदा हुई तो सुबह दूध दे दिया उसने, ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता। केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स आहिस्ता होता है, देरपा होता है। और बेटा आप याद रखिएगा, ये शक्ल जो है ये चेक की जाती है बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। स्टिमुलस आया है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। बेटा स्टिमुलस के आगे ये खून में गया, स्टिमुलस क्या खून में गया है? हार्मोन। बेटा केमिकल निकले हैं, ये दिमाग तक आया है, ये एंडोक्राइन के पास आया है। ये एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है इसका। इसके बाद बेटा क्या होगा आपका? खून के अंदर ही बात रहनी है, ये सारा खून है आपका। ये अब आ गया अफेक्टर्स तक, और आगे जाके आपका बेटा वो जिगर है, हड्डी है, वहां जाके रिस्पॉन्स शो किया बेटा इसने। क्या है सर? मेरा अफेक्ट स्टिमुलस, मेरा कोऑर्डिनेटर, मेरा फैक्टर, मेरा रिस्पॉन्स। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में मामला आ रहा है और आहिस्ता मामला होता है। अगर मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो उस मामले में बेटा मेरा स्टिमुलस जो इधर आएगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये बेटा न्यूरॉन्स होती हैं, और ये रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे ये रिसेप्टर हैं खून, यहाँ पे ये रिसेप्टर है न्यूरॉन, और आगे जाके दिमाग आएगा बेटा, स्पाइनल कार्ड आएगा। ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर बेटा। इसके बाद आगे आएगा आपका नर्व इंपल्स पैदा होगी। यहाँ पे हार्मोन पैदा होता था बेटा, यहाँ पे हार्मोन, यहाँ पे नर्व इंपल्स पैदा होती है, वो अफेक्टर तक जाती है। यहां से फिर आगे बेटा आपका मसल्स या ग्लैंड्स, और ये शुरू करते हैं आपका रिस्पॉन्स। ये आपने बातें ध्यान में रखनी है सारे। ये देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्टिमुलस कौन है, आगे मेरा रिसेप्टर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, अफेक्टर कौन है, रिस्पॉन्स कौन है। इसमें मेरा स्टिमुलस कौन है, रिसेप्टर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, और फैक्टर कौन है, और रिस्पॉन्स कौन सा है। ये आपने ये चीजें चेक होती हैं उधर। ये हैं वो चीजें जो आपकी वो चेक करेगा पेपर में। ये चीजें हार्मोन, खून, ये बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत स्लो होता है, देर पा, आहिस्ता आहिस्ता। नर्वस कोऑर्डिनेशन माना जाए, कोई गर्मी आई तो आ गया, फौरन रिस्पॉन्स हो जाता है जल्दी। ये स्लो होता है, ये देर पा होता है। ये बातें रखनी है अपने ऑब्जेक्टिव की। केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत स्लो और देर पा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स आहिस्ता होता है, नर्वस में फौरन होता है, केमिकल में आहिस्ता आहिस्ता होता है। थैंक यू बेटा।